मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे और ये वो खबरें होंगी जो साधारण तौर पर नियमित जानकारी होनी चाहिए। तो खबर की शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। हमारा चंद्रयान मिशन मून वो आज से शुरू हो जाएगा। 15 साल की मेहनत और केवल 15 दिन के लिए, यानी 15 साल से जो हमारा इसरो काम कर रहा है, चंद्रयान 1, फिर चंद्रयान 2, फिर चंद्रयान 3, और ये चंद्रयान अब तैयार हो चुका है। काउंटडाउन शुरू हो गई है। 2:35 पर इसकी लॉन्चिंग होगी श्रीहरिकोटा से। और इसकी जो खास बात है, 2019 में सितंबर महीने की 7 तारीख को रात 1:40 पर मिशन जो चंद्रयान 2 है उसे छोड़ा गया था। चांद तो डूब चुका था, लेकिन भारत का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग शुरू कर चुका था। करीब 1 घंटे सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा। हर कदम के साथ बेंगलोर स्थित इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट बजती रही। वहाँ मौजूद प्रधानमंत्री भी उत्सुक थे। रात 2:50 बजते अचानक खामोशी छा गई। मौजूदा वैज्ञानिकों के चेहरे मुरझा गए। चंद्रयान 2 के वैज्ञानिकों की 11 साल की मेहनत और धरती से चांद तक 47 दिनों का रास्ता तय करने के बाद मंजिल के इतना करीब लैंडर विक्रम क्रैश हो गया। तब के इसरो चीफ के शिवम की आंखों में आंसू थे और प्रधानमंत्री उन्हें गले लगाकर ढांढस बंधा रहे थे। 4 साल बाद इसरो इस अधूरे काम को पूरा करने जा रहा है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 14 जुलाई 2023 को 2:30 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की जाएगी। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सफलता मिलते ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्रोत्साहन दिया है वो तो स्वाभाविक तौर पर काबिले तारीफ है। लेकिन आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था और उन्होंने अनाउंस किया था ये कहते हुए कि मुझे ये बताने की बड़ी खुशी हो रही है कि सन 2008 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा जिसका नाम होगा चंद्रयान 1। अटल बिहारी वाजपेयी की ये घोषणा, और 15 अगस्त 2003 को उन्होंने ये लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की थी। 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ। 8 नवंबर 2008 को ये स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। चंद्रयान 1 का उद्देश्य भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के साथ चांद की भौगोलिक स्थिति और उसकी खनिजों का पता लगाना था। और मिशन के दौरान 14 नवंबर को स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की सतह पर एक मून इंपैक्ट प्रोब की जानबूझकर क्रैश लैंडिंग कराई। उस वक्त चूंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम चांद पर उसे सॉफ्ट लैंडिंग करा सके और वो चांद पे मूवमेंट कर सके, जैसे कि रूस, चीन और अमेरिका का जो अंतरिक्ष यान है वो वहाँ मूवमेंट कर रहे हैं। पर चूंकि ये नहीं था तो इसको इस मून इम्पैक्ट प्रोब की जानकारी लेने के लिए कि कितना इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसके लिए उसको क्रैश कराया गया। तो ये पहला हमारा जो हमारा मिशन चांद, हमारा जो मिशन मून था वो पहला ही सफल था। और इसी तरह के डेटा की मदद से ही चांद में पानी होने का पता चला था, जिसकी घोषणा सितंबर 2009 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कर दी थी।
हमारे जो चंद्रयान 1 था उसके आधार पर नासा ने अनाउंस किया था। चंद्रयान 1 ने करीब 1 साल तक चंद्रमा के ऑर्बिट में 3400 चक्कर लगाए और डेटा भेजता है। आखिरकार 29 अगस्त 2009 को उससे हमेशा के लिए संपर्क टूट गया। तो फिर अब वो आसमान में कहीं चक्कर काट रहा होगा, जल गया होगा, खत्म हो गया। चंद्रयान 2 जो इसरो ने इसमें एक कदम और आगे बढ़ाया और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया था। रोवर की मदद से चांद में मौजूदा एलिमेंट्स की जानकारी को जुटाने के लिए। चंद्रयान 2 पहले रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर 2013 में लॉन्च होना था, बाद में इस एग्रीमेंट से बाहर हो गया। इसरो ने इस मिशन को अकेले करने की ठानी। चंद्रयान 2 मिशन के पेलोड में 3 प्रमुख चीजें शामिल थी: लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर। रोवर 6 पहियों का एक गाड़ी थी और इसको चांद में घूमकर सैंपल जुटाना और एनालिसिस करके डेटा भेजना था। जो ऑर्बिटर है इसका काम चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाना, चांद की मैपिंग करना, सतह से जुड़े डेटा और तस्वीर को भेजना था। और लैंडर इसका काम चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और रोवर को सुरक्षित पहुंचाना था। ये 3 इसके पार्ट थे। और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 की लॉन्च किया गया था। 22 और 20 अगस्त 2019 को सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में पहुंचा। 6 सितंबर 2019 को लैंड विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग शुरू हुई, लेकिन अचानक लैंडर से कम्युनिकेशन टूट गया और वो गायब हो गया। ऑर्बिट अभी भी चांद की कक्षा में घूमकर साइंटिफिक डाटा जुटा रहा है। माना जा रहा है कि ये 7.5 साल तक अपना काम करता रहेगा। जो उसका ऑर्बिटर है, यानी जो उसका जो 3 हिस्से हैं, जैसे जो रोवर है, रोवर जिसने चांद में उतरकर घूमना था, वो क्रैश हो गया, वो गिरा। लेकिन जो उसका ऑर्बिटर है, जिसको चांद के आसपास घूमना है, जो उसे रोवर को छोड़ने से पहले वो अपना मूवमेंट कर रहा है, तो 7 साल तक करेगा और वो अभी भी चांद की कक्षा में घूमकर साइंटिफिक एनालिसिस दे रहा है। लैंडर विक्रम कैसे क्रैश हुआ? सरकार ने संसद में बताया कि 7 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर के ब्रेकिंग थ्रस्टर में गड़बड़ी की वजह से क्रैश लैंडिंग हो गई। चांद पर लैंडिंग से पहले फेज में विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने की स्पीड 1683 मीटर प्रति सेकंड थी, जिसको घटाकर 146 मीटर प्रति सेकंड की गई। लैंडिंग के दूसरे फेज में ब्रेकिंग सिस्टम में गड़बड़ी आ गई और जहां उसे लैंड करना था उससे 500 मीटर ऊपर इसका कंट्रोल खो गया और लैंडर ने क्रैश लैंडिंग की, यानी गिर गया। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने 4 दिन बाद विक्रम लैंडर को लोकेट कर लिया, लेकिन उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। इसरो के एक अधिकारी का मानना है कि चांद की सतह पर लैंडिंग इतनी हार्ड हुई कि लैंडर का सुरक्षित बच पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से जिस स्पीड से वो गिरा तो उसके बाद उसको नहीं बचा होगा। चांद पर लैंडिंग खतरनाक क्यों है? क्योंकि चांद की दूरी 4 लाख किलोमीटर है और धरती से मंगल की दूरी करीबन 3390 लाख किलोमीटर है। इसके बावजूद एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग मंगल से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसकी 3 वजह है। एक वजह है कि चांद पर वायुमंडल नहीं है, दूसरा चांद पर कोई जीपीएस नहीं है, चांद का साउथ पोल अजीब जगह है, यानी इसरो का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल में लैंड करेगा। वो अजीब जगह है जहां सूरज सिर्फ क्षितिज में होता है, इसलिए लंबी लंबी परछाई बनती है।
इसकी वजह से सतह पर कुछ साफ नहीं दिखता। तो असल में लेट यही होता है क्योंकि जो चीन, रूस और अमेरिका है उन्होंने बाकी जगह घेर ली है। तो अब ये जो चंद्रयान-3 है, इसने इसरो ने ऐलान किया कि 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर ये छोड़ दिया जाएगा। चंद्रयान-3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। जो चंद्रयान लैंडर है, इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना है और वहां मौजूद एलिमेंट्स का वैज्ञानिक परीक्षण करना है। जैसे ही यह चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिनों के लिए एक्टिव हो जाएगा। यानी 14 दिन इसकी जो टोटल लाइफ होगी वो 14 दिन होगी। चंद्रयान-3 करीबन 700 करोड़ रुपए का है। इस मिशन के लिए भारत के लिए ये बहुत अहम है। इस अभियान का लैंडर चांद के उस हिस्से तक जाएगा जिसके बारे में अभी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। चंद्रयान-3 के जरिए भारत अपने 3 अभियानों को इसको मंजूर कर चुका है। और ये जो चंद्रयान है, इसको लेकर LVM-3 रॉकेट जाएगा। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान-3 के स्पेस क्राफ्ट को इसके लॉन्चिंग व्हील LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका नाम है, इस रॉकेट से इसको जोड़ा जाएगा। और LVM-3 देश का सबसे भारी रॉकेट है जिसका वजन 640 टन है। इसकी लंबाई 43.5 मीटर है। चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल का वजन करीबन 1.7 टन है। इसके प्रोपल्सन का वजन 2.2 टन है। लैंडर के अंदर 26 किलो का रोवर भी है, यानी कुल पेलोड करीबन 3 टन का है। 3 टन से ज्यादा ही हुआ, करीब 3 टन। इस 3 टन के पेलोड को धरती की ग्रेविटी के विपरीत ऑर्बिट तक ले जाने का काम LVM-3 ही करेगा। ये एक 3 स्टेज रॉकेट है जिसमें कई तरह का फ्यूल जलता है और ये बहुत तेज गति से ऊपर उठता है। 1.5 महीने में चांद में चक्कर लगाएगा। तो धरती से चांद की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है, यानी 3,84,000 किलोमीटर। इसे तय करने में चंद्रयान को 45 से 48 दिन लग सकते हैं। चंद्रयान-3 का स्पेस क्राफ्ट को LVM-3 के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा। वो धरती का चक्कर लगाता रहेगा और प्रोपल्सन का इस्तेमाल करके अपना दायरा बढ़ाता रहेगा। एक मोमेंट पर वो धरती के ऑर्बिट से निकलकर चांद के ऑर्बिट में चला जाएगा। आप ऑर्बिट समझ रहे हैं ना, कि धरती ऐसे घूम रही है, तो ऐसे घूमने में वो धरती के चक्कर लगाएगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा और एक बार ऐसा आएगा वो यहाँ से निकल के फिर चांद के ऑर्बिट में निकल जाएगा, फिर चांद के चक्कर लगाएगा। तो चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंचकर प्रोपल्सन की मदद से लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। क्योंकि चांद के साथ प्रॉब्लम क्या है कि चांद में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो इसलिए वो चीज़ों को अपनी तरफ नहीं खींच पाता। जैसे हम धरती पे हम सब लोग सीधे चलते हैं, कोई भी आप वस्तु ऊपर फेंको तो वो नीचे गिरता है, लेकिन चांद में अगर आप कोई आदमी ऊपर आप सामान फेंकोगे या कोई वस्तु फेंकोगे तो नीचे नहीं गिरेगा, वो हवा में उड़ता रहेगा।
तो इसलिए उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराने मुश्किल होती है कि उसको नीचे कैसे उतारें। तो इसी में साइंटिस्टों ने पिछले 4 साल का जो समय लिया उसमें पूरा कर लिया। तो आज हम सब लोग इसकी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये अपने समय पर और सफलतापूर्वक ये लॉन्चिंग हो, और जब 1 महीने बाद ये चांद पर उतरेगा तो फिर हम लोग खुशी मना रहे होंगे कि एक सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है और हम चौथा देश बन गए जिसने चांद पर अपना अंतरिक्षयान भेज दिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो दूरदर्शिता थी वो काम आई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इच्छा शक्ति थी उससे ये काम हुआ। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने 2008 में जो लॉन्चिंग की थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बीज बोया था, उसे 2008 में मनमोहन सिंह ने उसको फसल के रूप में तैयार किया था। तो मित्रों, ये तो बात हो गई चंद्रयान की। अब हम बात करते हैं दिल्ली में मौसम की और पहाड़ों में मौसम की। दरअसल दिल्ली में यमुना जी चढ़ी हुई है, यानी पानी यमुना की जो खतरे का निशान है उससे करीबन 1 मीटर 2-2.5 मीटर ऊपर बह रही है। और ये हाल ये है कि जो यमुना से लगे हुए जितने तट हैं, जितने कॉलोनियां हैं, उन सब में पानी भर गया है और उनके कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया। क्योंकि जो लोग हैं नॉर्मली इस इलाके में ज़्यादातर लोग झुग्गी बस्ती वाले हैं, जो यमुना में या यमुना के खादर में जिन्होंने अपनी झुग्गियाँ बसा ली थी या उसके आसपास बस गए थे, या अनऑथराइज कॉलोनियाँ जो जमुना पार की तरफ है, अनऑथराइज कॉलोनियाँ। और कुछ कॉलोनियाँ बड़ी पॉश कॉलोनियाँ भी हैं। जैसे आज सुबह पानी सुप्रीम कोर्ट तक आ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो यमुना लगी हुई है वो प्रगति मैदान से लगी हुई है। तो नाला, एक सुप्रीम कोर्ट का जो नाला है वो यमुना में गिरता है। तो चूंकि पानी का फ्लो ऊपर आ गया तो उस नाले ने बैक मारा और सुप्रीम कोर्ट में वापस पानी भर गया। तो अब ये चिंता की बात है और इसमें सोचने वाली बात है कि हमने यमुना को कितना गंदा किया, कितना उस पर एंक्रोचमेंट किया, जिसके कारण नदी के पास अपने प्रवाह के लिए रास्ता ही नहीं बचा था, तो वो शहरों की तरफ आ गई। और आज जो आपने तस्वीरें देखे होंगे कि यमुना जी लाल किले के आसपास बह रही हैं, तो वहाँ बहने का मतलब हुआ कि यमुना का जो ओरिजिनल रूट था वो यही था। वो यमुना मुगलों ने जब ये शाहजहां ने लाल किला बनाया था तो इसीलिए बनाया था कि यमुना के तट पर रहे। और जैसे उन्होंने आगरा में बनाया है लाल किला, वो भी यमुना के तट में। और चूंकि वहाँ उस तरफ एंक्रोचमेंट नहीं हुआ है तो लाल किले से यमुना साफ दिखती है, लेकिन दिल्ली के लाल किले से यमुना अब नहीं दिखती है, क्योंकि एंक्रोचमेंट हो गया, उस पर कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये चेतावनी है हम सबके लिए कि जो यमुना का रास्ता है उसको न रोकें, एंक्रोचमेंट ना करें, और जो क्लाइमेट चेंज के कारण इतनी भयानक बारिश हो रही है उसको कैसे किया जाए, तो हमें वो सब बचाना चाहिए। मित्रों, आज एक इंटरेस्टिंग खबर भी है, बड़ी खबर भी है, चिंता वाली खबर भी है। साइबर खतरा बढ़ गया है क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण लोग आईए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेटावर्स, ये बड़ा खतरनाक हो गया। मेटावर्स का मतलब होता है कि आप दूसरे की छवि लेकर, यानी मान लीजिए कोई अमिताभ बच्चन की प्रोफाइल बनाकर अमिताभ बच्चन बन के लोगों को ठगे, इसको बोलते हैं मेटावर्स। तो ये मेटावर्स तकनीक का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, इससे आतंकवाद और जो दूसरे फ्रॉड है वो सब चीज़ें हो रही हैं। तो जो ये G20 की साइबर अपराध को लेकर बैठक थी गुड़गांव में, उसमें इस बात को लेकर बड़ी चिंता हुई
कि लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ये जो है बड़ी खतरनाक स्थिति पर जा रही है, देश के लिए नुकसान हो रही है। जो 1922 की एक ग्लोबल ट्रेंड ऑफ समरी है, जो इसकी रिपोर्ट की समरी है, उसमें कहा गया है कि कई गुना ज़्यादा अपराध बढ़ेंगे साइबर रिलेटेड, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, बहुत सारे अपराध तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोल दीजिए वो कर देगा। तो इसलिए ये जो अपराध हो रहे हैं इससे बचना जरूरी है। और बचना क्या, इसको क्योंकि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ये भी पता कर सकता है कि अटैक कहाँ से हो रहा है, उस अटैक को कैसे रोका जाए। तो मित्रों, इसके अलावा मित्रों, प्रधानमंत्री फ्रांस यात्रा पर है और फ्रांस यात्रा के दौरान वो 26 नए जहाज खरीदेंगे। हम जो राफेल है वो खरीदेंगे, 50 खरीद चुके हैं, 26 और खरीदेंगे, और 3 स्कॉर्पियो पनडुब्बी भी खरीदेंगे। तो आज फ्रांस में भारत का जो फ्रांस है उसकी नेशनल डे है और वहाँ परेड चल रही है। उसमें भारत के एक कंटिंजेंट भारत का भी होगा, जिसमें राफेल जहाज भी है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर कोई आपके सुझाव हो, सलाह हो तो जरूर दीजिए, मैं इंतज़ार करूँगा। चलिए, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।